नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी के पेपर पोस्टमार्टम सीरीज में आपका स्वागत है। देखिए, हम कर रहे हैं 11 मार्च 2019 के शिफ्ट 1 के पेपर का पोस्टमार्टम। यहाँ पर आके आपको एक विशेष बात पता चलने वाली है और वो ये है कि 2011 से 2019 में प्रतियोगिता परीक्षा का जो माहौल है, प्रतियोगिता परीक्षा का जो पेपर का पैटर्न है, प्रश्नों के आने का तरीका है, उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपकी जो पढ़ाई है उसमें भी कितना परिवर्तन होना चाहिए। चलिए, सबसे पहले प्रश्न की बात करी जाए तो बहुत ही सरल सा प्रश्न आपके सामने था। और प्रश्न क्या है, देखिए ज़रा ध्यान से। आपको पता होगा बोर्ड मास नियम के अनुसार पहले आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, फिर गुणा करना पड़ेगा, फिर जोड़ और बाकी, ठीक है ना। और जोड़ और बाकी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दोनों एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, या पहले बाद में भी कर सकते हैं अगर आपने साइन का सही ध्यान रखा है तो। लेकिन का प्रयोग यहाँ पे हुआ नहीं है, तो बोर्ड मास के अनुसार जैसे ब्रैकेट, ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये आपका बोर्ड मास BODMAS। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट है नहीं यहाँ पे, ऑफ कहीं का लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, तो डिवाइड मतलब पहले भाग करना पड़ेगा, फिर गुणा करना पड़ेगा, फिर जोड़ना और फिर घटाना। इस प्रक्रिया को अपने को फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए कहाँ कहाँ आपको भाग का निशान दिख रहा है। यहाँ आपको एक भाग का निशान दिख रहा है और यहाँ आपको भाग का निशान दिख रहा है। तो पहले आप क्या कर दीजिए, 3 में आप 6 का भाग दे दीजिए। 3 में 6 का भाग देंगे तो 2 नहीं आएंगे, 1/2 आएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप 3/6 कर रहे हो, आप ये कर रहे हो 3/6, तो आएगा 1/2। क्या आ जाएगा, 1/2। वैसे का वैसा यहाँ पर भी हो रहा है। इस 2 में आप 4 का भाग दे रहे हो, 2/4, आप चाहो तो ऐसे लिख लो 2/4, तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये दो बातें आपको पता चल गई, ठीक है। अब देखिए 8 को किससे गुणा करना है मुझे, 8 को मुझे गुणा करना है 1/2 से, ठीक है। प्लस यहाँ लिखा है 7 माइनस 4, 4 को मुझे किससे गुणा करना है, 1/2 से, प्लस 8 माइनस 10। अब मैंने भाग वाला काम कर लिया है, अब मैं पहले गुणा वाला काम कर लूँगा और फिर आगे बढ़ूँगा, ठीक है। चलिए, गुणा यहाँ है, देखिए इन दोनों को गुणा करना है, 2 एकम 2, 2 छक्के 8, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, ये 4 आ गया, प्लस 7 माइनस, इनका गुणा कीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2, प्लस 8 माइनस 10, यहाँ तक पहुँच गए। अब आप क्या करोगे, प्लस प्लस वालों को जोड़ लो और माइनस वाले इनमें से जोड़ के घटा दो। तो प्लस प्लस वाले कौन है, 8, 7, 15 और 4 कितना हो गया, 19। उसमें से आप घटाओगे कितने, 2 और 10 कितना हो गया, 12, तो कितना बच गया, प्लस का 7। आपके सवाल का जवाब आ चुका है ए। तो ये तो बहुत ही सरल सा सवाल था, चाहे आप 2011 में बात करते, चाहे 2019 में बात करते, ये सवाल तो सेम पैटर्न का ही था, ठीक है। बात करी जाए अगले सवाल की। अगला सवाल भी बोर्ड मास पर आधारित है, ठीक है। एसएससी कांस्टेबल 11 मार्च 2019 के शिफ्ट 1 का पेपर जो बोर्ड मास पे आधारित है। पहले आप भाग दीजिए, 4 में आप भाग दोगे 2 का तो 2 आ जाएगा, तो 2 प्लस 3 गुणा 6, 3 और 6 का गुणा कर देते हैं 18, क्योंकि भाग के बाद गुणा करना है, माइनस 7। 18 और 2 हो गया 20, 20 में से आपने 7 घटाया तो कितना आ गया, 13। तो डी ऑप्शन आपके सवाल का उत्तर है। बात करी जाए हमारे अगले प्रश्न की। देखिएगा कैसे धीरे धीरे पेपर में क्रांति आती जाती है। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 2 और 60 है। यदि एक संख्या दूसरी से 14 अधिक है तो छोटी संख्या बताओ। अभी तक आप ये देखते थे, पुराने वर्षों में आप ये देखते थे, जब सवाल आपके सामने आता था तो एक संख्या दे देते थे और दूसरी पूछ लेते थे और बड़ा सरल सवाल होता था और आप कर देते थे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लसप गुणा मैसप। आज वैसी कंडीशन नहीं है, ये कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से 14 अधिक है, ठीक है। चलिए पहले हम कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। हमें पता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लसप गुणा मैसप, बराबर लसप गुणा मैसप, ठीक है। एक संख्या दूसरी से 14 अधिक है, तो 14 अधिक है, इसको मान लेते हैं पहली जो 14 अधिक है वो ये है, तो दूसरी 14 कम हो जाएगी, ठीक है। और हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो कई बार ये भी सोचना पड़ जाता है कि कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, छोटी ज्ञात करनी है कि बड़ी ज्ञात करनी है, लेकिन आज प्रश्न फिलहाल थोड़ा सरल है, हमें कहा कि छोटी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। आपका मैसप पे कितना है, 2, और लसप पे कितना है, 60 है, तो देखिए 60 गुणा 2 कितना आ रहा है, 120। अब आपको दो ऐसी संख्याएं पता होनी चाहिए
बात को ध्यान से सुनिए। पहले मैं आपको इस प्रश्न को ऑप्शन से हल कराऊंगा। अगर आप परीक्षा में बैठे होते तो आप ऑप्शन से इस सवाल को 10 सेकंड में हल कर लेते। देखिए दुनिया बदली है। जब आप 2011 का पेपर हल किया करते थे तो हम सोचते ही नहीं थे कि ऑप्शन की मदद लेवें, लेकिन यहाँ हम तीसरे ही सवाल में ऑप्शन की मदद पे आ गए हैं। बात को सुनिएगा ध्यान से। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा आना चाहिए 120, ठीक है, गुणा कितना आना चाहिए 120, और छोटी संख्या हमें पता करना है। हम ऑप्शन की मदद लेते हैं, मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं पहला ऑप्शन सही है और छोटी संख्या 6 है, अब मेरी बात समझो, छोटी संख्या 6 है तो बड़ी कितनी होगी, 6 में 14 जोड़ो 20, भाई दोनों में 14 का अंतर है ना, क्योंकि क्या लिखा है, एक संख्या दूसरी संख्या से 14 अधिक है, तो अगर छोटी संख्या 6 होगी तो बड़ी कितनी होगी, 20 होगी, और गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 120 ही आना चाहिए, इसलिए 6 उत्तर बिल्कुल सही हो गया। बात को वापस सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले इसी को सुन लीजिए, फिर बेसिक बता देता हूँ। कई लोगों के दिमाग में कुलबुली उठ रही होगी कि सर बेसिक बताओ, बेसिक बताओ, बेसिक बताओ। बेसिक बताऊंगा, लेकिन अपने आप को बांध के मत रखना कि बेसिक तक सीमित रह जाए, बात को सुनना जरूर, ठीक है। चलिए सर बेसिक बताओ, चलिए बेसिक बताते हैं। मान लेते कि छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, x + 14 हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। और इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, 120 के बराबर हो जाएगा। x का x से गुणा कीजिए x², x का 14 से गुणा कीजिए 14x, माइनस का 120, 120 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर 0। ये आ गया आपका द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को हल करते वक्त यहाँ माइनस है तो आपको अंतर देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है, अंतर। अंतर कितने का लाना है, अंतर लाना है 14 का, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, गुणा करने पर आना चाहिए 120। तो आपको सोचना ही पड़ेगा कि इसके टुकड़े 20 × 6 होंगे। तो जब यहाँ सोचना ही पड़ रहा है, जब बेसिक मेथड में सोचना ही पड़ रहा है कि इसके टुकड़े 20 × 6 होंगे, तभी तो 14 का अंतर आएगा, तो वहीं सोच लेना ना ऑप्शन में ही। चलिए कोई बात नहीं। तो आपने इसके टुकड़े क्या किए, आपने इसके टुकड़े किए x² + 20x, ठीक है, -6x - 120 बराबर 0। बराबर 0 रखे नहीं रखे वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। नहीं अच्छा, x का मान निकालना तो रखना ही पड़ेगा। x + 20 -6 कॉमन लिया, x + 20 बराबर 0। तो x का एक मान तो आ गया -20 और x का एक मान आ गया 6। इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, इसको सही कर लेते हैं। x का मान 6 है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, x + 14 वो हो जाएगी 20, और हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी थी जो कि 6 थी, तो ये आपका 6 उत्तर है। अब मैं वापस बात करता हूँ जहाँ से हमने शुरू की थी कहानी। अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं, पहले ही ऑप्शन 6 है, अगर आप उसे ट्राई करते कि भाई छोटी संख्या 6 है तो बड़ी क्या होगी, बड़ी इससे 14 ज़्यादा होगी, और 6 से 14 ज़्यादा कितना होता है, 6 से 14 ज़्यादा 20, और गुणा करने पर कितना आ रहा है 120, और लसए पे और मसए पे का गुणा कितना है 120 है, इसलिए दोनों संख्याओं का गुणा भी 120 होगा, इसलिए सही उत्तर है। अब आप कहोगे सर ये तो बाई चांस क्या हुआ, 6 पहले नंबर पे आ गया, अगर पहले नंबर पे 7 होता तो, अगर पहले नंबर पे 7 होता तो ध्यान से सुनिए, तो आप कैसे चेक करते, आप ऐसे चेक करते कि छोटी संख्या 7 है तो बड़ी संख्या क्या होती है, इससे 14 ज़्यादा होती, तो इसमें 14 जोड़िए 21, इन दोनों का गुणा कीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147, जबकि हमारा गुणा कितना आना चाहिए 120, इसलिए गलत हो जाता। तो इस तरीके से क्या होता, आप सभी ऑप्शन चेक कर सकते थे। तो बात समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न की बात करी जाए। क्रिकेट के खेल में पहले 20 ओवरों में औसत 5.5 रन था। औसत का मतलब समझते होंगे आप, प्रति ओवर रन। मान लीजिए 10 ओवर हो चुके हैं और औसत 5.5 का मतलब है कि 55 रन टोटल बने होंगे, 55 में 10 का भाग दिया होगा तब आया होगा 5.5। समझ गए, ये है औसत। औसत की एक और बात भी है कि औसत की एक विशेष बात है, जब औसत का बेसिक पढ़ाया जाता है तो आपको एक बात बताई जाती है कि औसत हमेशा योग बताता है। क्या बोला मैंने, औसत हमेशा योग बताता है। उसी कॉन्सेप्ट से सवाल हल होने वाला है। औसत योग कैसे बताता है उसको सुन लीजिए ध्यान से। औसत से योग कैसे निकालते हो आप, n गुणा औसत। औसत से योग कैसे निकालते हो, n गुणा औसत। ये औसत से योग निकालने का तरीका है। तो पहले 20 ओवरों में कितने रन बन रहे हैं वो देख लो आप। 20 ओवरों में औसत कितना है 5.5, तो 20 ओवरों में औसत कितना है 5.5, तो योग कितना आ गया आपका 110। इन दोनों का गुणा कर लीजिए आप, 110 आपका योग आ गया, ठीक है। अब आपको टोटल रन कितने बनाने हैं, टोटल रन बनाने हैं आपको 290। भाई टोटल रन कितने बनाने हैं 290, और 290 रन बनाने के लिए कितने रन और बनाने पड़ेंगे आपको। भाई 20 ओवरों में आप 110 रन बना चुके हो क्योंकि आपने औसत से योग निकाला। भाई औसत हमेशा योग बताता है। अगर औसत 5.5 है और ओवर 20 है तो 20 × 5.5 को गुणा किया तो 110 रन आ गया योग।
110 रन बन चुके हैं और आपको टोटल रन बनाने 290। इसका मतलब आपको कितने रन और बनाने हैं? आपको 180 रन और बनाने हैं। अब ये 180 रन आपको कितने ओवर में बनाने हैं? ये 180 रन आपको 30 ओवर में बनाने हैं। तो 180 में 30 का भाग दे दीजिए तो 6 हो जाएगा आपके। आगे जो 30 ओवर है उसमें आवश्यक रनों का औसत कितना होना चाहिए? 6। ये आपके सवाल का जवाब हो गया। बात करी जाए हमारे अगले सवाल की। 4 वर्ष पहले पति, पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 26 थी। देखो 4 साल पहले 26 थी, बात समझ रहे हो? 4 साल पहले अगर 26 थी तो आज कितनी होगी औसत आयु? आज होगी 30। क्यों? क्योंकि सब 4 साल बड़े हुए होंगे ना। 4 साल 4 साल 4 साल तीनों ही बड़े हुए, तो आज औसत आयु कितनी होगी? औसत आयु 30 हो गई। क्योंकि आपको पता होना चाहिए सभी संख्याओं में किया गया परिवर्तन औसत को समान रूप से परिवर्तित करता है। अगर 4 साल तीनों 4 4 4 तीनों साल 4 साल बड़े हुए हैं तो औसत भी 4 बढ़ जाएगा। तो आज का औसत कितना है? आज का औसत 3 है। तो आज का योग कितना है? आज का औसत 3 है और ये लोग कितने हैं? 3 लोग हैं, तो 3 को इससे गुणा करोगे तो 90। आज का योग कितना हो जाएगा? आज का योग हो जाएगा 90। ठीक है भाई, सिंपल सी बात। ये कह रहा है 3 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की आयु 22 वर्ष थी। अब देखो 3 साल पहले 22 थी पत्नी और बच्चे की औसत आयु, तो आज कितनी होगी? आज हो जाएगी 25। आज अगर 25 हो जाएगी, ये 2 लोग हैं पत्नी और बच्चा, तो इनका योग कितना हो जाएगा? इनका योग हो जाएगा 50। मतलब आज की डेट में देखा जाए तो तीनों लोग, पति, पत्नी और बच्चा, तीनों का योग कितना है? 90। और आज ही की डेट में देखा जाए तो पत्नी और बच्चे का योग कितना है? 50। तीनों का योग तो कितना है? 90, जिसमें से 2 का योग 50 है। मतलब ये जो बीच में 40 है, ये 40 कौन है? ये 40 पति है। सिंपल सी बात है भाई। पत्नी और बच्चा आज मिलाकर 50 साल के हैं, जबकि पत्नी, बच्चा और पति तीनों मिलाकर 90 साल के हैं। तो तीनों में से 2 को घटाएंगे तो पति बचेगा, जो कि 40 साल का होगा। बड़ा ही सिंपल सा सवाल। बात करी जाए हमारे अगले प्रश्न की। एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए, जिसमें 15 चौके और 2 छक्के शामिल थे। विकेट में बीच में दौड़कर उसने कितने प्रतिशत रन बनाए? कितने रन बनाए नहीं, कितने प्रतिशत रन बनाए। ठीक है भाई, टोटल रन कितने बनाए उसने? 120। अब उसने चौके छक्कों से कितने रन बनाए? 15 × 4। 15 चौके लगाए, 15 × 4 प्लस 2 छक्के लगाए उसने, 2 × 6। 15 चौके 60 और ये वो 72। ठीक है, तो पीछे कितने बच गए? 48। भाई 72 रन उसने चौके छक्कों से बनाए, तो 72 रन इसमें से आप माइनस कर दीजिए। ये आपने 72 इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, तो पीछे कितने बच गए आपके? 48 रन। 48 रन इसने कैसे बनाए? 48 रन इसने दौड़ दौड़ के बनाए। ठीक है, चलिए फिर ये प्रतिशत में कितने होंगे? 48 रन कितने में से? 120 में से। भाई इसने दौड़ दौड़ के कितने रन बनाए? 48 कितने में से? 120 में से। क्योंकि प्रतिशत निकालने का तरीका होता है कितने पर कितना। प्रतिशत निकालने का तरीका क्या होता है? कितने पर कितना। कितने पर? 120 पर। कितना? 48। 100 से गुणा कर दीजिए। ये लीजिए, 100 से गुणा कर दिया, 0 से 0 गया। 12 चौक 48। 40% रन उसने दौड़ के बनाए हैं और 60% रन उसने चौके छक्कों से बनाए हैं। बात की जाए अगले प्रश्न की। किसी उत्पाद के अंकित मूल्य 500 रुपए, 500 रुपए उसके ऊपर छपा हुआ है। 10% और 10% के बाद कर्मिक छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा? 10% और 10% की 2 कर्मिक छूट दी गई है। इसको आप किन किन कॉन्सेप्ट से कर सकते हो देखिए। सबसे पहले अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से करा जाए तो ध्यान से देखिए, ये 500 रुपए हैं, 10% की छूट दोगे तो 90/100 ये वस्तु की कीमत हो गई। फिर 10% की छूट दोगे तो 90/100। ठीक है, 1 2 3 4 चारों 0 कट गए। 90 90 81 × 5, 5 × 81, 5 एकम 5, 8 पंजा 40। 405 रुपये आपके क्या हो गया? 2 छूट के बाद विक्रय मूल्य हो गया। यह आपने क्या किया? यह आपने एक बेसिक पैटर्न लगा लिया। आप इसमें चक्रवर्ती ब्याज वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते थे, लेकिन प्रश्न सरल है, क्यों लगाए? लगा क्या सकते थे वो देखिए ध्यान से। भाई कितना कह रहा है? 10% की छूट कह रहा है। 10% की छूट मतलब 10 से कितना हो जाएगा? 9। ये एक बार। 2 बार की बात करें तो 10 से कितना हो जाएगा? 9। ये परसेंटेज का ही मेथड है। आप ये मत सोचना मैंने चक्रवर्ती ब्याज का कॉन्सेप्ट लगाया है। ये परसेंटेज का वो कॉन्सेप्ट है जो हम चक्रवर्ती ब्याज में काम लेते हैं, जिसको बोलते हैं उत्तरोत्तर वृद्धि या उत्तरोत्तर कमी। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं, सब सीखोगे आप समय आने पर। इसको आप बोलते हो उत्तरोत्तर वृद्धि या उत्तरोत्तर कमी। उत्तरोत्तर वृद्धि या उत्तरोत्तर कमी वाला क्वेश्चन है ये प्रश्न है आपका, है ना? ठीक है,
तो 100 से कितना हो गया, 81 हो गया। तो आपका पास जो मूलधन है वो 500 है, वो यहाँ किसके बराबर है, वो 100 के बराबर है। और जो अंतिम धन है वो किसके बराबर है, 81 के बराबर है। तो भी आप क्या करते हैं, वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं, 405 पे पहुँच जाते हैं। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। अगले सवाल की बात करी जाए। 40,000 रुपये में एक्स एक स्कूटर खरीदता है और मरम्मत पर 5,000 रुपये खर्च करता है, मतलब 45,000 रुपये उसके घर पे पड़ गया। और बेचता कितने में, 54,000 में। भाई 40,000 में खरीदा, 5,000 मरम्मत पे लगाए, तो घर में कितने में पड़ा, घर में पड़ा 45,000 में। पहली बात तो ये 45,000 में कोई चीज़ घर में पड़ी और बेची कितने में, 54,000 में। फ़ायदा कितने का, फ़ायदा हुआ 9,000 का, कितने के ऊपर, 45,000 पे। 40,000 पे नहीं, 45,000 पे, क्योंकि घर पे 45,000 में पड़ी है। तो यहाँ तो सीधा दिख रहा है 9,000 का फ़ायदा है, कितने पर, 45,000 पर। 100 से क्या करेंगे, 100 से कर देंगे गुणा, 9 पंजे 45, 5 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो 20% क्या आ जाएगा, 20% आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करी जाए। एक वस्तु को 400 रुपये में खरीदा गया, ठीक है, इसकी मरम्मत पर 50 रुपये का खर्चा हुआ और इसके अंकित मूल्य पर 10% छूट देके 20% लाभ पर इसे बेच दिया गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं खरीद मूल्य की। ठीक है, ये सीपीएमपी कॉन्सेप्ट का सवाल है। क्या होता है सीपीएमपी कॉन्सेप्ट, थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूं, बाकी विस्तार से तो आप लाभ आने में पढ़ोगे ही। सीपीएमपी कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान से देखिए। ऐसा कोई सवाल जिसमें छूट और लाभ दोनों शब्द काम में लिए गए हो, ऐसा कोई सवाल जिसमें छूट और लाभ दोनों ही सवाल काम में लिए हो, कि छूट का प्रतिशत भी दिया हो और लाभ का प्रतिशत भी दिया हो, तो वहां आप सीपीएमपी कॉन्सेप्ट लगाते हैं। वहां आप क्या करते हैं, सीपी और एमपी का प्रतिशत अनुपात निकाल लेते हैं। किसका, सीपी मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, एमपी मतलब मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। वापस सुनना क्या कहा, जब प्रश्न आपको छूट का प्रतिशत और लाभ का प्रतिशत देवे, क्या कहा, जब प्रश्न आपको छूट का प्रतिशत और लाभ का प्रतिशत देवे, तो आप क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकाल लेते हैं। छूट कितनी दे रखी है, छूट दे रखी 10%, तो 100 में से 10 घटाओ तो कितना आ गया, 90। तो अंकित आपका क्रय मूल्य आ जाएगा 90 और अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, लाभ कितना दे रखा है 20, तो लाभ 20, तो लाभ 100 पे 20 का लाभ दो तो कितना हो गया 120। कितनी सिंपल सी बात है, देखो सीपीएमपी कॉन्सेप्ट। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालने का तरीका है जब छूट का प्रतिशत दिया हो, लाभ का प्रतिशत दिया हो। माना 100 रुपये की वस्तु है, 10% की छूट है तो 90 में बिकेगी, मतलब 90 रुपये आएगा। 100 रुपये की वस्तु है, 20% लाभ है तो 120 हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिए, अनुपात काटिए 3 और 4, तो आपके जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो आपके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3:4 आ चुका है। इतनी सरल बात, इससे सरल बात क्या होगी, कैसे, देखिए जरा ध्यान से। आपका क्रय मूल्य कितना है, आपका क्रय मूल्य 450 है, ये आपका क्रय मूल्य है 450। यहाँ पर आपका क्रय मूल्य कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका क्रय मूल्य 3 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपका अंकित मूल्य कितना दिखाई दे रहा है, 4। 15 चौके 60, कितने रुपए हो गया, 600 रुपये। 15 चौके 60 कितना हो गया, 600 रुपये। बी आपका क्या है, बी आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, बात करी जाए हमारे अगले सवाल की। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी दे रखा है, तो ए और डी का अनुपात पूछा है। इसके लिए भी आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट काम में लेंगे, ध्यान से देखिएगा। जब आपको ऐसा हो कि ए अनुपात बी दिया है भैया, बी अनुपात सी दिया है और सी अनुपात डी दिया है, ठीक है ना, और आपको पहले और लास्ट का अनुपात पूछे, तब अगर ऐसा नहीं पूछा होता पहले और लास्ट का, तो आप अनुपात समानुपात में सीखोगे कि कैसे क्या क्या अनुपात समानुपात पे काम किया जाता है। लेकिन अगर पहले और लास्ट का अनुपात दिया है तो बहुत सरल है। कैसे, देखिए ध्यान से, आप ए बटा बी लिखिए अनुपात में, उसको गुणा कीजिए बी बटा सी से, और उसको गुणा कीजिए सी बटा डी से, और आप देखिए यहाँ पर क्या रिजल्ट प्राप्त हो रहा है आपको, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, क्या रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, ए बटा डी रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। इसी रिजल्ट को अब ऐसा करके भी प्राप्त कर लीजिए, ए और डी का अनुपात निकालिए, ए बटा बी लिखिए, ए बटा बी कितना है, 2/3, ठीक है। बी बटा सी कितना है, बी बटा सी है आपका 5/6, ठीक है। और सी बटा डी कितना है आपका, सी बटा डी है 8/9, जो कट सके उसे काट लीजिए, ठीक है। 2 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा, ठीक है। 3 × 9 9 9 81, ऊपर आ गया 40 और नीचे आ गया 81, तो 40:81 क्या हो गया, आपके सवाल का उत्तर हो गया। बड़ा ही सरल सा सवाल था, बड़े ही सरल से कॉन्सेप्ट पे आधारित था। ए और बी का और बी और सी का, जो कहानी कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, यहाँ पर भी काम आता है आपको। ए और बी का और बी और सी का अनुपात देके आपसे ए और सी का अनुपात पूछ ले लास्ट का, तो भी आप यही कर सकते हो, ए बटा बी को आप गुणा कीजिए बी बटा सी से, तो आपको ए और सी का अनुपात मिल जाएगा।
सेम टू सेम यहाँ पर भी काम आ सकता है। A अनुपात B का B अनुपात C अनुपात D और D अनुपात E आपको दे रखा है और आपसे A और E का अनुपात पूछ लिया है, तो वहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट काम आएगा। A बटा B, 4 में तो आप काम में ले ही चुके हो, D तक तो आप काम में ले ही चुके हो, B बटा C बटा D इंटू D बटा E, तो भी आपके यही कॉन्सेप्ट काम में आने वाला है। समझ गए होंगे। अगले सवाल की बात करी जाए। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनके घनों का योग 1512 है, तो उनके अंतर का वर्ग क्या होगा। ठीक है, चलिए पहले तो आपको क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात जो दे रखा है आपको, A और B का अनुपात क्या दे रखा है 4:5 और उनके घनों का योग कितना है। ये बात को ध्यान से समझिएगा। माना कि पहली संख्या 4x है और दूसरी संख्या जो है वो 5x है। अब आप कहोगे सर क्यों x के रूप में माननी पड़ेगी। x के रूप में माननी पड़ेगी क्योंकि इनके घनों का योग दे रखा है और हमें संख्या निकालनी है, तो हमारे पास यही पैटर्न काम में आएगा। कैसे, देखिए, अगर सिंपल योग दे रखा होता ना तो आप अनुपात से ही काम में ले लेते, लेकिन ये घनों का योग दे रखा है। इसका घन कीजिए, इसका घन कितना हो जाएगा 64x3, इसका घन कितना हो जाएगा 125x3, और ये किसके बराबर है, ये आपका 1512 के बराबर है। ठीक है, 4 5 9 और 12 और 6 18, 18x3 ये आपका बराबर है 1512 के। 189x3 जो है आपका बराबर है 1512 के। यहाँ से आपको x3 का मान निकालना है, जिससे आपको x का मान पता चल जाए, 1512 बटा 189। ठीक है, 18, चलिए काट लीजिए, काट के ही काम चल रहा है। 7 से काटता हूँ मैं, 7 दूनी 14, 1, 7 एकम 7, 7 छंग 42। 7 से काटता हूँ, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 साती, 7 दूनी 14, 4 7 साती 49। ठीक है, 9 से काट लेते हैं, 9 तिया 27, 9 से काट लेते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 9 चौक 36, आ गया 8, x3 बराबर 8 आ गया, मतलब x का मान 2 आ गया। x का मान 2 आ गया मतलब पहली संख्या क्या होगी, ध्यान से देखिए, पहली संख्या को आपने 4x मानी थी, 4 दूनी 8 हो गई, और दूसरी संख्या होगी 10। अब जो भी पूछेगा बता देंगे, डरेंगे नहीं। उनके अंतर का वर्ग क्या है, बात को ध्यान से सुनिएगा। उनके वर्ग का अंतर नहीं का है, उनके अंतर का वर्ग का है। इस भाषा को भी सुन लेना, पहले तो काम कर लेते हैं। उनके अंतर का वर्ग, इनका अंतर कितना देखो तो, इनका अंतर 2 है, और 2 का वर्ग कितना होगा, 2 का वर्ग 4। तो आपके सवाल का जवाब क्या होगा, आपके सवाल का जवाब होगा 4। इस भाषा को सुनिए एक बार ध्यान से। अगर A 8 है और B 10 है, दो भाषा हो सकती थी। एक तो यहां है जो अंतर का वर्ग, और एक हो सकती थी वर्गों का अंतर। एक क्या हो सकती थी, वर्गों का अंतर। दोनों में क्या फर्क है, ध्यान से देखिए। अंतर का वर्ग मतलब पहले आप अंतर निकालिए, तो अंतर निकाला 2, और फिर उसका वर्ग कीजिए, तो 2 का वर्ग किया तो कितना आया 4। वर्गों का अंतर मतलब पहले आप इनका वर्ग निकालिए, तो 10 का वर्ग कितना हो गया 100, और 8 का वर्ग कितना हो गया 64, और फिर आप उनका अंतर निकाले तो अंतर कितना आ जाएगा 36। ये फर्क पड़ता है अंतर के वर्ग में और वर्गों के अंतर में। गणित की भाषा में कैसे लिखे जाते हैं पता है आपको, गणित की भाषा में लिखा जाता है अंतर का वर्ग ये रहा, और वर्गों का अंतर a का वर्ग माइनस b का वर्ग ये रहा। ये गणित की भाषा में ऐसे लिखा जाता है। चलिए बात करेंगे समय के साथ। बात करी जाए हमारे अगले प्रश्न की, जो आगे अनुपात समानुपात से जुड़ा हुआ है। ए और बी के पास कुल 1800 रुपए है। ठीक है, ए की राशि का 4/3 बी की राशि के 2/3 के बराबर है। बात को ध्यान से सुनिएगा, क्या लिख रहा हूं देखिए। ए का मतलब गुणा, का मतलब गुणा, ए का 4/3 बराबर है किसके, बी का मतलब गुणा 2/3 के। ए का 4/3 किसके बराबर है, वो बी के 2/3 के बराबर है। बस यहाँ से आप ए और बी का अनुपात निकाल लीजिए, सिंपल सी बात है। यहाँ से आप ए और बी का अनुपात निकालेंगे, आपका 3 से तो 3 कट हो गया, 2 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। जैसा आपको अनुपात समानुपात में सिखाया जाता है, 1:2 इनका अनुपात आ गया। ठीक है, कुल राशि कितनी है, कुल राशि है 1800, और हमारे यहाँ पर कुल कितना दिख रहा है, अनुपातों का योग देखिए कितना है, अनुपातों का योग 3 है। किसका ज्ञात करना है, बी का ज्ञात करना है। बी का कितना होगा, बी का 2 होगा। 3 छंग 18, 6 दूनी 12, 1200 रुपये क्या होगा, 1200 रुपये हमारे सवाल का उत्तर होगा। बी हमारे सवाल का उत्तर है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो आप देख रहे होंगे कि कैसे सवालों के लेवल
ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कैसे कैसे क्या हो रहा है, कहानी क्या है बता आपको। कहानी ये है कि 2011 और 2019 के पेपर में इतना ही फर्क है कि 10 सवाल तो इजी लेवल के रखे गए हैं, 5 सवाल मीडियम लेवल के हैं और 10 सवाल को थोड़ा सा हार्ड बनाने का प्रयास किया गया है। कहीं गणना डाली गई है, कहीं ऑप्शन का कॉन्सेप्ट डाला गया है। देखिए अगला सवाल क्या है। यदि ए और सी किसी कार्य को यदि ए और सी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, ए बी सी मिलकर इसे 8 दिन में कर सकते हैं, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये सवाल है। आपको याद होगा क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ए एंड सी, ए और सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। बी और सी, बी एंड सी ये मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 12, ठीक है। ए बी सी, ए एंड बी एंड सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में, ठीक है भैया। इनका अनुपात निकाल लिया जाए, 20, 40, 60, 60 में ये तो आ रहा है लेकिन ये नहीं आ रहा है, तो 60 के बाद 12 चौक 48, फिर 60 के बाद 120 आएगा सीधा। 120 क्या हो गया, इनका लसअप है। आपने काम को अगर डिवाइड किया तो काम 120 इकाई में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 120 इनका लसअप है, काम 120 इकाई में डिवाइड हो जाएगा। 120 में 20 का भाग दिया, जैसा आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो सीखेंगे समय कार्य में, 6। इसमें इसका भाग दिया तो आ गया 10 और इसमें इसका भाग दिया तो आ गया 15। अब ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितने इकाई काम करते हैं, 15 इकाई काम करते हैं। यहां से क्या पता चल गया कि ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 15 इकाई काम करते हैं। बात को ध्यान से सुनिए, ए और सी मिलकर कितने करते हैं, बी और सी मिलकर कितने करते हैं। यहां से आप क्या निकाल लोगे, बी निकाल लोगे, यहां से आप क्या निकाल लोगे, ए निकाल लोगे। सिंपल कैसे, आप तो ये सोचो ए बी और सी मिलकर एक दिन में 15 लड्डू खाते हैं। क्या बोला मैंने, ए बी और सी मिलकर एक दिन में 15 लड्डू खाते हैं, जिसमें ए और सी मिलकर एक दिन में 6 लड्डू खाते हैं। मतलब ये अंतर कितने का है, 9 लड्डू का। और ये 9 लड्डू कौन खाता है, बी। मतलब बी एक दिन में कितने इकाई काम करता है, बी एक दिन में 9 इकाई काम करता है। समझे कि नहीं समझे। ये कौन है, ये ए और सी है। इसमें अगर बी जोड़ दूंगा तो ये एबीसी हो जाएंगे। ये ए और सी है, इसमें बी जोड़ दूंगा तो एबीसी हो जाएंगे। ए और सी मिलकर 6 है, इसमें अगर 9 जोड़ दूंगा तो 15 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। अब देखो बी और सी मिलकर 12 है, इसमें अगर ए जोड़ दूं, नहीं सॉरी, बी और सी मिलकर 10 है, इसमें अगर मैं ए जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, ए 5। तभी तो टोटल मिलकर तीनों मिलकर 15 होने चाहिए ना भाई। ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए और बी और सी के एक दिन के कार्य की इकाई कितनी होनी चाहिए, 15 इकाई। बी और सी की कितनी है, 10, तो ए की कितनी हो गई, 5। अब यहां से दिमाग लगाओ आप सी के बारे में। बी और ए मिलकर कितने हो गए, 14, और तीनों मिलकर कितने होने चाहिए, 15, तो सी कितना हो गया, सी हो गया 1। सिंपल सी बात, ये आपने 90% काम कर लिया। अब कह रहे हैं ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, कितने इकाई काम करना है। बात को ध्यान से सुनिए, कितने इकाई काम करना है, यहाँ देखिए ध्यान से, 120 इकाई कार्य करना है। पूछा ए और बी मिलकर, तो ए रोज कितना करता है, 5 इकाई, बी कितना करता है, 9 इकाई, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना इकाई काम करते हैं, 14 इकाई। टोटल 120 इकाई काम है, जिसमें से ए और बी मिलकर रोज का 14 इकाई काम करते हैं। तो इसमें 14 का भाग दे दीजिए तो कितना हो गया, 60/7। तो 60/7 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। ये लीजिए, ये आपने क्या किया, ये आपने लसैप का कॉन्सेप्ट लगाया और इस सवाल को बड़ी सरलता से हल कर लिया। तो जब भी इस तरह का सवाल हो, इस तरह के कॉन्सेप्ट आपके सामने आए, तो आप कार्य को इकाई में बदलिए और देखिए कि कौन रोज का कितने इकाई काम करता है, तो आपका प्रश्न बड़ी सरलता से हल हो जाएगा। ए और बी एक कार्य को क्रमशः से 8 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 3 दिनों तक इस कार्य को एक साथ करते हैं, यदि वे 3 दिनों तक इस कार्य को एक साथ करते हैं तो कार्य का कितना भाग बचा है, यह आपका सवाल है। क्या है, ए और बी एक कार्य को 8 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, कितने दिन में, 8 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि वे 3 दिन तक इस कार्य को करते हैं, चलिए देखा जाए। ये लीजिए 8 और ये लीजिए 16, दोनों का लसअप आ गया 16। कितना आ गया, 16। ये रोज का कितना इकाई काम करेगा, ये रोज का 2 इकाई काम करेगा, और ये रोज का कितना इकाई काम करेगा, ये रोज का 1 इकाई काम करेगा। ए नाम का बंदा रोज का 1 इकाई काम, 2 इकाई काम करेगा, और बी नाम का बंदा रोज का 1 इकाई काम करेगा। ठीक है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना इकाई काम कर रहे हैं। अपने को टोटल 16 लड्डू खाने हैं। अपने को कितने लड्डू खाने हैं भैया, 16 लड्डू खाने हैं। 16 में से दोनों मिलकर रोज के कितने लड्डू खा रहे हैं, ये 2 और ये 3 लड्डू खा रहे हैं।
कितने दिन तक साथ में खाएंगे? 3 दिन तक साथ में खाएंगे। रोज के कितने लड्डू खा रहे हैं? 3, दोनों मिलकर। कितने दिन साथ में खाएंगे? 3, तो 3 के 9 लड्डू वो खा चुके हैं। टोटल लड्डू कितने हैं? 16। कितना भाग बच गया? कितने लड्डू खाने हैं वो बचा? तो आपको ये बताना है कितने लड्डू खाने हैं। भाई 16 में से 9 लड्डू खा लिए, पीछे कितने बच गए? 7 लड्डू। कितने में से? 16 में से। तो 7/16 भाग क्या है? 7/16 काम अभी बाकी है। तो ये सी आंसर आपका आ चुका है। अगले प्रश्न की बात की जाए। प्रश्न है तो वैसे सरल, लेकिन दिमाग लगेगा, तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। 2 स्टेशनों P और Q के बीच की दूरी 570 किलोमीटर है, ठीक है। एक ट्रेन P से सुबह 9 बजे चलना प्रारंभ करती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से Q की ओर जाती है। एक अन्य ट्रेन सुबह 6 बजे Q से चलना प्रारंभ करती है और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से P की ओर जाती है। दोनों ट्रेनें किस समय मिलेगी? सापेक्ष चाल का सवाल है। पहले तो आपको नॉर्मल सी बात पता होनी चाहिए। जब हम बेसिक पढ़ेंगे तब, या जब आप बेसिक पढ़ते हो तब इन चीज़ों को बड़ी गहराई से पढ़ते हो आप, कि जब 2 गाड़ियां एक ही दिशा में जाए, मान लीजिए दोनों गाड़ियां इधर ही जा रही है, जब 2 गाड़ियां एक ही दिशा में जाए तो आप सापेक्ष चाल, मतलब जो प्रश्न में आप चाल काम में लेते हो, सापेक्ष चाल घटाकर काम में लेते हो। सापेक्ष चाल घटाकर काम में लेते हो कब? जब दोनों समान दिशा में जाए। जब दोनों, या तो कहा हो दोनों समान दिशा में जा रही है, और या कह रहा हो दोनों एक दूसरे का पीछा कर रही है, तो आप सापेक्ष चाल घटा के काम में लेते हो। लेकिन अगर प्रश्न में ऐसा कह रहा हो कि भाई एक इस दिशा से आ रही है और एक इस दिशा से आ रही है, मतलब एक दूसरे के अगर विपरीत दिशा से आ रही हो, कहाँ से आ रही हो? एक दूसरे के अगर विपरीत दिशा से आ रही हो, ठीक है, या फिर कह रहे हो आमने सामने आ रहे हो, तो जो सापेक्ष चाल आप काम में लेते हो वो जोड़ के काम में लेते हो। ये तो है सापेक्ष चाल का कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई। अब पहली बात तो ये हो गई कि यदि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी का पीछा करे तो सापेक्ष चाल काम में आएगी, या 2 गाड़ी आमने सामने आए तो सापेक्ष चाल काम में आएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सापेक्ष चाल तब काम में आएगी जब वो दोनों एक साथ काम करना प्रारंभ करें तब। यूं नहीं है कि पहली गाड़ी 6 बजे चली है, दूसरी गाड़ी 8 बजे चली है और आप सापेक्ष चाल का सवाल बना लो, गलत हो जाएगा। तो आप सापेक्ष चाल लगाने से पहले ये देख लेना दोनों एक साथ कब चलना शुरू हुई, तब आप सापेक्ष चाल लगाओगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए। 570 किलोमीटर की डिस्टेंस है। लीजिए, ये आपके 570 किलोमीटर की डिस्टेंस है। पहले गाड़ी कौन से चलना शुरू होगी? P गाड़ी। ये 5 बजे चलेगी और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो बात को ध्यान से सुनिए, 5 बजे चलना शुरू हुई और ये आई 6 बजे। अब मैं 6 बजे पे क्यों रुक रहा हूँ? क्योंकि देखो 6 बजे ये भी चलना शुरू हो गई थी, ये वाली गाड़ी भी 6 बजे चलना शुरू हुई थी। तो 6 बजे के बाद इनकी चाल जो होगी वो सापेक्ष चाल काम में लेंगे। बात समझ रहे हो? 6 बजे के बाद इनकी जो चाल होगी वो सापेक्ष चाल काम में ली जाएगी। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। पहले देखो कितनी दूरी है, सापेक्ष चाल कैसे काम में लोगे? इसकी क्या है, एक की है 90 और एक की है 70। इसकी तो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई, और इसकी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 160 किलोमीटर प्रति घंटा जो आप काम में लेने वाले हो। 160 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी सापेक्ष चाल है जो आप काम में लेने वाले हो, ठीक है सर। अब 160 ये सापेक्ष चाल है, अपने को समय पूछा है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा चाल। अब दूरी कितनी है बीच की? अब ये 570 काम नहीं आएगा, क्योंकि देखो जब P है ना, ये 5 से 6 तक कितनी चल रही है वो घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चाल है, यहाँ जो दूरी और चाल लिखी जाएगी, जब चाल 160 लिखी जाएगी तब दूरी वो लिखी जाएगी जो 6 बजे के बाद दूरी है। तो जब 5 बजे वाली ट्रेन चली थी, ये तो पड़ी थी वहाँ, ये तो 6 बजे चली थी। 5 बजे वाली ट्रेन जब इधर चली थी तो ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, तो 1 घंटे में 90 किलोमीटर चल ली। 90 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है? 1 घंटे में 90 किलोमीटर। भाई ये 5 बजे चलना प्रारंभ हुई और 1 घंटे में 90 किलोमीटर चल ली, तो 1 घंटे में 90 किलोमीटर चल ली, मतलब 90 किलोमीटर दूरी कम हो गई। तो पीछे दूरी कितनी बच गई? पीछे दूरी बच गई 480। अब इन दोनों के बीच में जो सापेक्ष चाल से दूरी तय होगी वो 480। तो दूरी बटा चाल, दूरी है 480 की और चाल है 160 की, तो 16 से 48 3 घंटे लगेंगे और 3 घंटे बाद मिलेगी। कब से? एक साथ कब चलना शुरू किया था? 6 बजे। 6 बजे के बाद 3 घंटे बाद वो मिल जाएगी, तो 6 बजे के बाद 3 घंटे बाद मिल जाएगी, मतलब कितनी बजे मिलेगी? 9 बजे आपस में मिलने वाली है, ठीक है। बात करी जाए अगले प्रश्न की।
दो कारों की गति का अनुपात 6:5 है, ठीक है। दूसरी कार 6 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है, तो पहली कार की गति क्या है। सवाल बहुत ही सरल है, लेकिन बात 2019 की है, तो 2011 की तरह नहीं होगा कि सरल सवाल भी सरल तरीके से सीधा सीधा पूछ ले कि भाई सरल सवाल को सीधा सीधा क्यों नहीं पूछ लेते। नहीं भैया, कंपटीशन बढ़ गया है, आपको उस हिसाब से पढ़ना भी पड़ेगा। आज इस पेपर का एनालिसिस देख के आप दिमाग में ये बात सेट कर लेना कि मुझे इस पेपर के हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि ये 11 मार्च 2019 का पेपर है। मतलब जो 2019 का जो लास्ट पेपर हुआ था, जो लास्ट डे था, उसके शिफ्ट 1 का पेपर ये है। तो इस पेपर को देख के आप अपने दिमाग में डाल लेना, वो जो जीडी का लास्ट पेपर था, उसके बाद जीडी का पहला पेपर मैं देने वाला हूँ, और मुझे कितनी मेहनत करनी होगी, इस बात को आप दिमाग में डाल लेना। ये आपके दिमाग में चलनी चाहिए कहानी, ठीक है। पहली बात तो देखें, दूसरी जो कार है उसकी गति क्या है। गति मतलब चाल, और चाल होती है दूरी बटा समय। चाल क्या होती है आपकी, दूरी बटा समय, ठीक है भैया। दूरी कितनी कह रहा है, 600 किलोमीटर, और कितने समय में, 6 घंटे में। इसका मतलब इसकी चाल क्या है, इसकी चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। 100 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, ठीक है भैया। अब मुझे बताइए, हमारे यहाँ अगर ए और बी का अनुपात देखा जाए, चालों का अनुपात, वो है 6:5। ये जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमारे किसके हिसाब से, हमारे यहाँ से कितना है, हमारे हिसाब से तो 5 है ना भैया। बी की चाल है, बी की चाल कितनी है, बी की चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन बी की चाल हमारे हिसाब से कितनी है, बी की चाल हमारे हिसाब से 5 है। ए की ज्ञात करनी है, ए की हमारे हिसाब से कितनी है, 6, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 120 किलोमीटर प्रति घंटा ए की चाल होगी। सवाल सरल था, बस थोड़ी सी भाषा को समझना था। बात कर जाए अगले सवाल की। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 4 वर्षों में 400 रुपए और 5 वर्षों में 420 रुपए हो जाती है। बात को ध्यान से सुनिएगा। 4 साल के बाद हो जाती है 400 रुपए, ठीक है, और 5 साल के बाद हो जाती है 420 रुपए। इसका मतलब 1 साल में कितना बढ़ती है, 1 साल में 20 रुपए बढ़ती है। 1 साल में कितना बढ़ती है, 20 रुपए। और ये सरल ब्याज का सवाल है। सरल ब्याज में ब्याज हर साल उतना ही होता है, चाहे 5 साल बाद का देखो, चाहे 5 साल पहले का देखो, 1 साल का ब्याज उतना ही होता है। चक्रवर्ती ब्याज में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में लगता है ब्याज पर ब्याज। क्या बोला मैंने, चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, उसमें ब्याज पर ब्याज लगता है, इसलिए हर साल का ब्याज अलग अलग दिखाई देता है। लेकिन सरल ब्याज हर साल एक जैसा ही होता है। इसका मतलब देखो ध्यान से, 1 साल में 20 रुपए ब्याज लग रहा है। ये जो पैसा है, इसमें कितने साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, इसमें 4 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, क्योंकि 4 वर्ष बाद कह रहा है भाई, 4 वर्ष बाद कह रहा है, इसमें 4 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। और 1 साल में कितना ब्याज जुड़ता है, 1 साल में 20 ब्याज जुड़ता है, तो टोटल इसमें कितना ब्याज जुड़ गया, तो टोटल इसमें ब्याज जुड़ गया 80 रुपये। भाई 1 साल में 20 रुपये ब्याज जुड़ रहा है, तो 4 साल में कितने रुपए ब्याज जुड़ा, 20 कितने रुपए ब्याज जुड़ा, 80 रुपये ब्याज जुड़ा। तो इसमें से अगर 80 रुपये घटा दूं तो मूलधन पे पहुंच जाऊंगा। तो इसमें से आप 80 रुपये घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 320 रुपये। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये 320 रुपये आपका मूलधन होगा। बात करी जाए अगले सवाल की। एक निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 3.6 है, तो वह राशि क्या है। यहाँ पर मैं आपको एक सीधा सा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, जो आपको चक्रवर्ती ब्याज के टाइम में बड़े विस्तार से सिखाया जाता है कि क्या फ़र्क पड़ता है जब 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज लगता है, जब 2 साल की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, तो फ़र्क क्या पड़ता है वो देखिए। तो जो 2 साल के, ये 2 वर्ष के लिए काम की चीज़ होती है। 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज व सरल ब्याज का अंतर कितना होता है। 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज का अंतर प्रतिशत की भाषा में कितना होता है, वो होता है R × R बटा 100%। कितने प्रतिशत, R × R बटा 100%। ये प्रतिशत की भाषा में 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज का अंतर होता है। जब आप पढ़ोगे तो बहुत सिंपल तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा कि R + R, ये तो है आपका सरल ब्याज, ठीक है, और R + R प्लस R × R बटा 100, ये होता है आपका चक्रवर्ती ब्याज। अगर सरल भाषा में देखो, जैसे यहाँ पे 6 लिखा है, तो सरल ब्याज होगा 6 + 6 12% 2 साल में, जबकि चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, 6 + 6 12 तो हो गया, प्लस 6 × 6 36 बटा 100, मतलब कितना हो गया 12.36%। तो अंतर कितना देखो, दोनों में अंतर कितना है,
0.36% का अंतर है। और सीधा आप देखते तो ध्यान से सुनो आओ वापस, 6% ब्याज की दर है तो R इंटू आर बटा 100 मतलब 6 इंटू 6 बटा 100 मतलब 36/100 मतलब 0.36% का अंतर है। कितने का अंतर है? 0.36% का अंतर है। और वो कह रहा है 3.6 रुपए के बराबर है। भाई आप जिसको 0.36% बोल रहे हो उसको वो क्या बोल रहा है? उसको वो 3.6 रुपया बोल रहा है। आप जिसे 1% बोलोगे वो उसे 3.6 बटा 0.36 बोलेगा। यहाँ पॉइंट के बाद दो संख्या आती है, एक जीरो लगा देता हूँ गणना सरल करने के लिए। तो 100% जिसको आप मूलधन बोलते हो वो क्या होगा? वो होगा आपका गुणा 100। यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट, यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 36 से 36 कट गया, कितना बच गया? 1000। 1000 क्या आ गया? आपका मूलधन आ गया। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी बेसिक बात की जो आप भी हमेशा कर सकते हैं, और वो मैंने ये की कि यहाँ 3.6 लिखा हुआ था और बट्टा में 0.36 लिखा हुआ था। मुझे दिखा पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो यहाँ भी पीछे जीरो लगा दूं, पॉइंट के बाद 2 संख्या होगी ताकि पॉइंट हट जाएगा आपस में। ऐसा आप कर सकते हो कब? जब आप देखिए, क्योंकि 3.6 है ना, इसके बाद आप 1 जीरो लगाओ, चाहे 2 जीरो लगाओ, चाहे 3 जीरो लगाओ, संख्या पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो आप मन से जीरो लगा सकते हो। यही कार्य मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, बात करी जाए हमारे अगले प्रश्न की। बयालीस मीटर लंबे 47 मीटर चौड़े पानी के टैंक में 220 वस्तुएं डाली गई। भाई आपका एक टैंक है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको बता दी गई है। यदि एक वस्तु द्वारा विस्थापित पानी का औसत विस्थापन 4.5 मीटर क्यूब है, मतलब एक जो वस्तु है ना, एक वस्तु क्या करती है? वो 4.5 मीटर क्यूब पानी को विस्थापित करती है। मतलब पानी की कितनी मात्रा वो निकालती है, पानी का आयतन दिया हुआ है। आयतन पानी को आप अगर आप तोल के हिसाब से देखो, ठीक है, आप उसे मेजरमेंट करना चाहो कि कितना पानी है तो मीटर क्यूब में कर रहे हो, और एक वस्तु जब डालते हो आप तो 4.53 मीटर क्यूब पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो टैंक के जल स्तर में कितनी वृद्धि हुई? कहानी को ध्यान से सुनना। प्रश्न क्या है? ये आपका कोई टैंक है बड़ा सा, ठीक है, इसमें ये पानी भरा हुआ है यहां तक। जब आप एक वस्तु है, ये आपकी एक वस्तु है जो आप अंदर डाल रहे हो, ये 4.5 मीटर क्यूब 4.5 मीटर क्यूब पानी को बाहर निकालती है। मतलब ये पानी की मात्रा है जो बाहर निकालती है, ये पानी की मात्रा है आयतन के रूप में जो वो बाहर निकालती है एक वस्तु। तो आपने वस्तु डाली अंदर एक, तो ये पानी बाहर निकला, पानी बाहर निकला मतलब पानी का जल स्तर बढ़ गया। ऐसे करके आपने क्या किया? 120 वस्तुएं डाल दी। आपने ऐसा करके क्या किया? 120 वस्तुएं डाल दी, तो पानी का जल स्तर क्या हो गया? बढ़ गया। मान लीजिए पानी का जल स्तर यहां तक आ गया, ये हो गया पानी का नया जल स्तर। भाई पानी का जल स्तर बढ़ रहा है ना, बढ़ के मान लेते हैं यहां तक आ गया। अब आप देखिए ये जो है LBH के रूप में है, LBH के रूप में है क्योंकि ये वस्तु घनाभ के आकार की है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दे रखी है। अब ये जो वस्तुएं थी, ये वस्तुएं इन 220 वस्तुएं, सॉरी, ये 220 वस्तुएं, इनका आयतन कितना है? आपसे पूछा जाए इन 220 वस्तुओं का आयतन कितना है, तो आप कहोगे सर इन 220 वस्तुओं का आयतन जो है ना, ये इसके बराबर है, ये इतने ते घनाभ के बराबर है। क्यों? इन 220 वस्तुओं की वजह से एक नया घनाभ बना है ना, वही तो इन 220 वस्तुओं की वजह से बना है। ये पूरा ऐसे, पूरा पीछे की तरफ है, ये यूं 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 पीछे की तरफ है। ये इन 220 वस्तुओं की वजह से ये पूरा नया घनाभ बन गया, ये एक नया घनाभ। कैसे? वापस सुनिए आप। एक होद है जो घनाभ के आकार का है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। आपने उसमें कुछ पत्थर डाले तो उस होद का पानी ऊपर आया, तो जो ऊपर आने से जो ऊपर वाला जो नया घनाभ बना है ना, ये ऊपर वाला नया घनाभ जो बना ना, वापस पूरा लंबा चौड़ा, ये पूरा लंबा चौड़ा, ये नया घनाभ जो बना है ऊपर आने से, ये नया घनाभ किसके बराबर है? ये इन वस्तुओं के बराबर है। तो कहने का मतलब है, मोरल ऑफ द स्टोरी है, इनका जो आयतन है, इन वस्तुओं का आयतन है, ये इस नए घनाभ के आयतन के बराबर है। और इस नए घनाभ की लंबाई और चौड़ाई तो वही है जो पुराने घनाभ की है। और ऊंचाई कौन सी है? ऊंचाई वो है जो ऊंचाई बढ़ गई है, वो जो बड़ी है, जो ऊंचाई में वृद्धि हुई है, वो इस नए घनाभ की ऊंचाई है। समझे आप? ये कहानी है। तो अब आप आ जाइए सवाल के ऊपर।
उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझा पाया होगा, और नहीं समझा पाया हूँ या कम समझा पाया हूँ तो आयतन वाले चैप्टर में समय मिलेगा तब इस सवाल के लिए पूरा आधा घंटा लेंगे, इस एक सवाल के लिए आधा घंटा लेंगे और ज़िंदगी में ये सवाल कभी दिक्कत नहीं देगा। फिलहाल क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। डाले गए पत्थर, बात सुनना, डाले गए पत्थर, तो इन पत्थरों का जो आयतन है वो नए घनाभ के आयतन के बराबर है। नया घनाभ कौन सा? नया घनाभ वो जो ऊपर आके एक नया घनाभ बनाए, उसकी लंबाई चौड़ाई और ये नई वाली ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई तो वही पुराने घनाभ जितनी और नई ऊंचाई। तो ये डाले गए पत्थरों का आयतन इस नए घनाभ के आयतन के बराबर है। ठीक है, इस नए घनाभ की लंबाई, इस नए घनाभ की लंबाई है आपके 52। ठीक है, इस नए घनाभ की चौड़ाई है आपके 47। ठीक है, इस नए घनाभ की ऊंचाई अपने को बतानी है, h लिख देता हूं। ये किसके बराबर है? ये 220 वस्तुओं के आयतन के बराबर है। एक वस्तु का आयतन कितना है? 4.5 मीटर क्यूब। तो 220 वस्तु का आयतन होगा इंटू 220। बस ये कहानी है, ये गणना हमें करनी है और h का मान निकालना है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, जो आप h का मान निकाल रहे हो वो मीटर में आएगा, क्योंकि ये मीटर में, ये मीटर में, मीटर क्यूब में, लेकिन उत्तर सेंटीमीटर में है। ठीक है, पहले h का मान देख लेते हैं। h का मान आ जाएगा 4.5 गुणा 220 बट्टा 52 गुणा 47। ठीक है, ये तो क्या हो गया? ये मीटर हो गया। मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं, गुणा कर देते हैं 100 से। ये क्या आ गया? ये आपके h का मान आ गया। बात समझे? ये तो इतना था तो मीटर था, लेकिन अपने को उत्तर सेंटीमीटर में दिख रहा है, इसलिए इसको 100 से गुणा कर दिया। बात समझ में आ गई? ठीक है सर, यहाँ तक आ गई। अब काटा जाए, जो कटे उसको काट दो भैया। यहाँ पॉइंट हटाओ, 0 लगा, 0 से 0 आता कट गया। ठीक है, और जो काटे उसे काट दो, 11 और 26। और तो कुछ कट नहीं रहा है, और कुछ कटता हुआ दिख रहा है? नहीं कटता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब उत्तर जाएगा पॉइंटों में। अब पॉइंटों में जाएगा वो तो ठीक है, लेकिन गणना भी भारी हो रही है। 26 को 47 से गुणा करो, इतना बड़ा आंकड़ा लिखो, ऊपर 45 को 11 से गुणा करो। चलो एक बात है, जब आप कैलकुलेशन सीरीज में काम करोगे मेरे साथ, मैंने कहा कि मैं आपको एक कैलकुलेशन सीरीज जल्दी लाने वाला हूँ, और उसमें मैं क्या करूँगा, उसमें मैं आपको गुणा करना सिखाऊंगा। तो 45 इंटू 11 तो आप जल्दी करना सीख जाओगे। कैसे? 5, 5 और 4 9 और 5, ये तो आप जल्दी करना सीख जाओगे कि ठीक है सर, ये हम जल्दी करना सीख जाएंगे। अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है। यहाँ दो अंकों को गुणा 26 इंटू 47 भी आप करोगे, ऐसी बात नहीं है भाई। 26 को 47 से गुणा करना अगर आपको है तो वो भी आप करोगे। हम ये भी सीखेंगे कैलकुलेशन सीरीज में कि दो अंकों की संख्याओं का दो अंकों की संख्या से डायरेक्ट गुणा कैसे करते हैं। 6 7 42 हो गया, 4 हो गया, 6 चौक 24 हो गया। ठीक है, और 7 दूनी 14 हो गया, 24 और 14 28, 10 38, 38 और 4 42, 2 4 दूनी 8, 2 10। एक बार वापस चेक कर लेते हैं 26 इंटू 47 को। 7 छंग 42, हासिल का 4। ठीक है, 6 चौक 24। ठीक है, 7 दूनी 14। ठीक है, 4 4 8 2 10, 2 1 3 1 4, 24 और 4 28, 38 और 4 42, 4 3 12, 42 का लग गया 2, हासिल का 4, 4 दूनी 8, 8 और 4 12, ये लो 1222। ठीक है, 7 छंग 42 कितना आया? 2, हासिल लग गई 4, 6 चौक 24, 7 दूनी 14, 24 और 4 28, 10 38 और 4 42, 42 का 2, हासिल लग गई 4, 4 दूनी 8 और 4 12। ये गुणा करना भी सीख गए, लेकिन यहाँ पर हम ये काम नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हम लगाने वाले हैं एप्रोक्सीमेशन। एप्रोक्सीमेशन कैसे? ध्यान से देखिए, ये है 45 और ये है 47। बात को ध्यान से सुनना, ये है 45 और ये है 47। मैं 45 से अगर 47 को काटूंगा तो एक पॉइंट कुछ बार कटेगा, सीधी सी बात है भाई। यहाँ देखो, यहाँ ऊपर 47 लिखा हुआ है और नीचे 45 लिखा हुआ है, तो 45 से कम 45 होता है, तो एक पॉइंट कुछ बार ही तो कटेगा ना ये। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक है, तो एक पॉइंट कुछ बार कटेगा, मान लिया। ऊपर कितना आ रहा है अपना? ऊपर अपना आ रहा है 1100। ठीक है, ऊपर आ गया 1100, और नीचे ये एक पॉइंट कुछ है, तो 26 को एक पॉइंट कुछ से गुणा करोगे तो 26 पॉइंट कुछ आ सकता है, 27 आ सकता है, 28 आ सकता है। ठीक है ना भाई, एक पॉइंट कुछ से गुणा कर रहे हो ना, क्योंकि देखो एक पॉइंट कुछ भी कितना है? 47 के बाद पॉइंट पहले 2 बचेगा, फिर 0 लग जाएगा। ठीक है, कैसे? ध्यान से देखो आप। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 45, यहाँ लिखता हूँ 47, 45 से कम 45, मन में सोचने वाली बात थी वैसे 2। ठीक है, यहाँ उतारने के लिए कोई राशि है नहीं, तो आप लिखोगे कितना? आप लिखोगे देखो 1, यहाँ 0 लिखा तो भी भाग नहीं दिया,
तो 1.0 आया। फिर आप लिखोगे तो 45 दूना 90, 1.04 के आसपास आएगा। ये क्या आएगा? 1.04 के आसपास कटेगा, है ना। अब 1.04 को इसको देखो 26 से गुणा करूँ तो 26 दूना 52, 52 दूनी कितना हो गया? 104। 26 दूना 52, 52 दूनी 104, ठीक है ना। 104, 26 सेकंड 26 और 1 कितना हो गया? 27, ठीक है। तो यहाँ 27 पॉइंट कुछ आ रहा है, मान लीजिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, कहानी क्या है? कहानी ये, पूरा उत्तर तो आ नहीं रहा। पूरा उत्तर आता तो ये काम करना ही नहीं पड़ता। पूरा पूरा करता हुआ दिखता तो उत्तर तो अपने को करना नहीं पड़ता। 47 आ गया, 47 किसी से कटता ही नहीं है, 47 का भाज्य संख्या है, ठीक है ना। यहाँ 26 आ गया, 26 ऊपर किसी से कट नहीं रहा है, इस 100 से काटने का मतलब नहीं है, पॉइंटों में और पॉइंटों में चले जाओगे आप, ठीक है ना। इसलिए क्या किया हमने, देखा कि ये 45 और 47 को आपस में देखा था हमने, ये कुछ एक बार कटा। अब 27 को अगर मैं 3 बार करता हूँ, ठीक है, या 4 बार करता हूँ, 27 दूना 54, 54 दूनी 108, तो 4 बार तो भाग जा ही रहा है मिनिमम, 4 बार मिनिमम जहाँ भाग जा रहा है। उत्तर की तरफ आके देखो, ये 2 से शुरू हो रहा है, नहीं, ये 3 से शुरू हो रहा है, नहीं, ये 1 से शुरू हो रहा है, नहीं, और ये 4 से शुरू हो रहा है, तो कम से कम 4 बार तो भाग जा ही रहा है। तो मतलब लगभग उत्तर क्या आने वाला है? लगभग उत्तर 40.5 सेंटीमीटर आने वाला है। ये हमने क्या किया, अप्रोक्सीमेशन को काम में लिया, ठीक है ना, और अप्रोक्स आंसर निकाला। अब आप देखिए आजकल की डेट में बैंक के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, और ये SSC GD में आया है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लेवल बढ़ने वाले हैं। अब अगर इस सवाल में आप बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करके अपना बहुत सारा समय खराब कर देते परीक्षा में, तो आप दिक्कत में आ जाते हैं। मैंने गणना करनी बताई है, इसलिए बताइए कि मैं आपको गणना करना सिखाऊंगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा इस सवाल में गणना करनी है। इस सवाल में क्या था, बहुत सिंपल सी बात थी, 45-47 से एक बार के आसपास कट रहा था, ये 1100 था, ये 26, 1.04 अगर देखा जाए तो 27 के आसपास आने वाला है, ठीक है ना, 27.04 आने वाला मान लीजिए आप, ठीक है। 26 दूना 52 दूनी 104, 26 से कम 26 और 1 27, 27.04 आने वाला है। लेकिन आप देखिए ना, 27 से भी ये 4 से तो ज़्यादा बार जा ही रहा है ना, 27 दूना 54, ठीक है। 3 बार तो अगर 28 भी होता ना तो भी 3 बार से तो ज़्यादा हो जाता, ठीक है ना, क्योंकि आप 28 से भी देखते हो ना, 28 दूना 56, 28 या 84, ठीक है ना, तो 840, ये 1100 बहुत ज़्यादा है। ये हमने थोड़ा सा सोचा और ये हमने काम निकाला, ठीक है। इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन, जिससे हमने इस सवाल को हल कर लिया। चलिए, एक समकोण त्रिभुज की वो भुजाएं जो समकोण बनाती है वे 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिभुज को 5 सेंटीमीटर भुजा के परिध घुमाया जाता है। अब यहां पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी। कहानी यह है कि ये एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ये भुजा है 5 और ये भुजा है 7। 5 सेंटीमीटर परिध भुजा के परिध घुमाने का मतलब है इसके चारों तरफ घुमा दिया। अब जब आपने समकोण त्रिभुज को इसके चारों तरफ घुमाया तो बन गया शंकु। देखो शंकु बना, ये देखिए इसके चारों तरफ आपने घुमाया और ये शंकु बन गया, ये बन गया शंकु। इस शंकु के अंदर आपको क्या दिख रहा है, देखो ये h ऊंचाई तो कितनी दिख रही है 5, और ये r दिख रहा है 7, क्योंकि पूरा तो यास हो जाएगा, r दिख रहा है 7, तो h और r अपने को पता चल गया। इसमें अपने को क्या पूछा है, अपने को इसका आयतन पूछा है, और शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। तो 1/3 पाई के रूप में उत्तर देना है आपको, तो पाई को तो पाई रखिए, और r की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा 7, तो 7 7 कितना हो गया 49। h की जगह कितना लिखना पड़ेगा 5, ये लिख दिया 5 आपने, ठीक है। तो 49 × 5 24 दूना 48, 24 245/3 पाई। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे मैं 49 × 5 को डायरेक्ट करता हूँ, या कैसे आगे आप करने वाले हो, ये कैलकुलेशन सीरीज में सीखेंगे, गुणा 5, ठीक है। चलिए 8 बार कट रहा है, 8 वाला एक ही उत्तर है 81, सही हो गया। फिर भी देखिए 8 बार, फिर एक बार 81 सही 2/3 पाई, तो 81 सही 2/3 पाई, डी आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। बात करी जाए हमारे अगले प्रश्न की। एक खोखले पाइप का 10 सेंटीमीटर लंबा, एक खोखला पाइप है जो 10 सेंटीमीटर लंबा है, उसका बाहरी व्यास जो है वो 18 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, लोहे का भार 8.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार कितना है 8.5 ग्राम, तो पाइप का भार कितना होगा। ये आपका सवाल है खोखले बेलन के आयतन का संबंधित। बताओ अगर खोखला पाइप है तो उसका भार कहां पर होगा,
पाइप के ऊपर ही होगा ना, बीच में हवा है उसमें तो होगा नहीं। तो आपको बाहर कैसे निकालते हो? आयतन से निकालते हो। तो अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए इस पाइप का आयतन, ठीक है ना। तो खोखले बेलन का आयतन क्या होता है? ध्यान से देखिए, ये आपका एक बेलन है भरा हुआ, इसके अंदर से आपने क्या किया, इसके अंदर से आपने ये एक बेलन निकाल दिया खोखला, तभी तो खोखला हो गया। ये पूरा भरा हुआ बेलन था, उसके अंदर से आपने छोटा बेलन निकाल दिया। तो खोखले बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई और एच आप क्या कर लोगे? कॉमन ले लोगे, अंदर बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। या आप थोड़ी सी स्मार्टनेस बता सकते हो, आप लिख सकते हो पाई एच आर प्लस आर, आर माइनस आर। सिंपल सी बात है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर में गणना बढ़ती है, आप आर प्लस आर, आर माइनस आर कर सकते हो, बस इतनी सिंपल सी बात है। तो ये होता है आपके खोखले बेलन का आयतन, ठीक है साहब। चलिए, अब इसमें और क्या चीज होती है? ये जो ये त्रिज्या होती है, ये जो पूरी त्रिज्या है, ये जो आपकी पूरी त्रिज्या है, ये बाह्य त्रिज्या। भाई देखो, अगर आप बात करते हो ना, ये लो ऊपर से दिखा दिया बेलन आपको, ये तो आपकी बाह्य त्रिज्या जिसको आप बड़ा आर बोल दीजिए। ये आपके अंदर की त्रिज्या जिसे आप छोटा आर बोल दीजिए। और ये क्या है? ये जो आपके इन दोनों के बीच में, ये इसकी मोटाई है, ठीक है। तो अगर आपको इसकी मोटाई निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? बड़ी वाली त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या घटानी पड़ेगी, मोटाई निकल जाएगी, ठीक है ना। और अगर आपको छोटी त्रिज्या निकालनी है तो आप बड़ी वाली त्रिज्या में से मोटाई घटा दीजिए, छोटी त्रिज्या निकल जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, तो पाई की जगह 22/7, पहले आयतन निकाल लिया जाए। आयतन पाई की जगह क्या करोगे? 22/7 पाई आर स्क्वायर। आर कितना होगा? देखो 18 व्यास दे रखा है आपको, डी व्यास दे रखा है 18, तो आपकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आर हो जाएगी 9। बाह्य मतलब बड़ी वाली त्रिज्या, तो आर प्लस आर, एक आर तो 9 हो गई। मोटाई कितनी दे रखी है? मोटाई दे रखी है 2, तो इसको बड़ा आर बोल देता हूँ। बड़ी आर 9 हो गई, तो छोटी आर कितनी हो गई? 7। भाई तभी तो मोटाई 2 होगी ना, सोचो आप खुद। भाई ये बड़ी आर कितनी है? बड़ी आर 9 है, ये लीजिए। ये बड़ी आर कितनी है? बड़ी आर 9 है, और ये मोटाई 2 है, इसका मतलब छोटी आर कितनी होगी? छोटी आर 7 होगी, सिंपल। 9 और 7 16, और घटाया तो आया 2 पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह 10, जैसा कि मैंने वहाँ फॉर्मूला सिखाया। आप चाहो तो फॉर्मूला वापस लिख देता हूँ। क्या फॉर्मूला बताया मैंने आयतन का? मैंने आपको आयतन का फॉर्मूला बताया, पाई एच आर प्लस आर, आर माइनस आर। पाई की जगह लिख दिया 22/7, एच हो गया 10, आर प्लस आर हो गया 16, और आर माइनस आर हो गया 2। ये इतने सेंटीमीटर क्यूब क्या है? इतना सेंटीमीटर क्यूब आपके बेलन का आयतन है। और आपको सवाल ने क्या बताया? देखिए बात को ध्यान से सुनिए। सवाल ने आपको बताया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार कितना होगा? 8.5 ग्राम होगा। सिंपल एक नियम है भैया, 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार कितना है? 8.5 ग्राम है। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का भार कितना होगा? मैं कहूँ आपसे, एक पेंसिल 6 रुपए की है। क्या बोलूँ मैं? एक पेंसिल 6 रुपए की है, तो 15 पेंसिल कितने की होगी? तो आप कहोगे सर 15 से 6 को गुणा कर दो, तो वही यहाँ करना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब 8.5 ग्राम का है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब कितने का होगा? इसको 8.5 ग्राम से गुणा कर दो, तो 22/7 इंटू 10 इंटू 16 इंटू 2 इंटू 8.5, ठीक है। और बट्टा में कर दो आप 1000। बट्टा में 1000 क्यों किया? ये ग्राम था, ये उत्तर ग्राम में था, लेकिन यहाँ उत्तर किलोग्राम में चाहिए। अब वही वाली बात आ गई, हमें करनी पड़ेगी गणना, ठीक है ना। चलिए फिर गणना कीजिए। गणना करने के लिए तैयार रहिए। पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 1 0 से आपने 1 0 कट कर दिया, ठीक है। अब अपने को इसको 85 को लिख सकता हूँ 17.85, कुछ काट नहीं रहा हूँ। 85 क्या लिख सकता हूँ? 17.85। ये तो सिंपल सी बात है ना भैया। 85 को लिख दिया 17.85, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 2 और 5 मिलके 5 दूनी 10 होंगे, और 10 से 1 0 और कट जाएगा। चलो बट्टा में 100 बचा। अब और कोई कटती हुई चीज़ मुझे दिख नहीं रही है, तो अब कर लेते हैं गुणा।
17 और 16 का गुणा कर लेते हैं। 17 और 16 का गुणा आप डायरेक्ट कर सकते हो। 256, 256 और 6 62 और 282 है। 256, 256 और 6 62 और 72, 272। ठीक है भाई, 17 इंटू 16 किया आपने तो 16, 256 और 6 62 और 72, 272 आ गया। 272 इंटू 22/7 यही है। लीजिए फिर 272 इंटू 22 करना है। 22 को 2 इंटू 11 लिख देता हूं और बट्टा में अपने पास कितना है 7 लिखा हुआ है। ठीक है 272, 27 दूना 54, 4 आ गया। 0, 27 दूना 54, 4, 2 दूनी 4, 27 दूना 54। इसको 11 से गुणा कर लेता हूँ। 11 से डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं ना, कैसे? 4, ये देखो सब कैलकुलेशन सीरीज में सिखाऊंगा आपको। 4 4 8, 4 5 9 और 5 बट्टा में 7। 7 8 ही 56, 8 पॉइंट समथिंग वाला एक ही उत्तर है, तो वो उत्तर सही हो जाएगा भाई। 8 पॉइंट समथिंग उत्तर आ रहा है और 8 पॉइंट समथिंग वाला जब एक ही उत्तर है भाई, 8 पॉइंट समथिंग वाले 2 उत्तर होते तो हम और कैलकुलेशन करते। ये भी तो आपको एग्जाम अप्रोच की बात हुई ना कि भाई उत्तर आ रहा है 8 पॉइंट समथिंग। अब देखो यहाँ कई कैलकुलेशन वाली बात काम आई कि 16 इंटू 17 का डायरेक्ट गुणा कैसे करते हैं, ये काम आई बात। 11 से किसी संख्या को गुणा कैसे करते हैं, वो बात काम में आई। ठीक है ना। यहाँ 17 इंटू 85 था, लेकिन मैंने क्या किया, मुझे कहीं 2 दिखा और यहाँ 85 भी दिखा, तो मैंने क्या किया, इस 85 को क्या कर दिया, 17.85 लिख दिया। 17 इंटू 5 लिख दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यहाँ 2 है, तो 2 इंटू 5 10 हो जाएंगे और नीचे वाला 0 से कट जाएंगे। ये स्मार्टनेस लगाई। ये सब गणना की स्मार्टनेस है जो आपको सिखाएंगे। फिलहाल इसको आगे बढ़ाने का मतलब नहीं है, लेकिन देख लीजिए 7 8 56, 3 8 7 7 चौक 28, 7 पंजा 35, 7 पंजा 35, 3 4, 7 पंजा 35, तो 7 चौक 28। 8.54 के आसपास का कुछ उत्तर आ रहा है और 8.54 के आसपास इसमें भी उत्तर दे रखा है। ठीक है, चलिए इसमें आपने ये भी ध्यान रखा, इकाइयों का भी ध्यान रखा कि भाई इकाइयाँ कैसे बदलते हैं। इकाइयों का भी तो ध्यान रखा आपने कि इकाइयाँ कैसे बदलते हैं। ठीक है कि भाई ग्राम था, बट्टा में आपने क्या किया, 1000 किया तो किलोग्राम आ गया, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। मेरा जो चैनल है मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़, इसमें कुछ बेसिक के वीडियो हैं जिसमें इकाइयाँ बदलना भी सिखाया गया है, तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। चाहे दूरी की इकाइयाँ हो, चाहे समय की इकाइयाँ हो, चाहे आपके आयतन संबंधी इकाइयाँ, उनको कैसे बदला जाता है, सब सिखाया गया है। ठीक है, बात करी जाए अगले सवाल की। 23, 45, 64, 81 और 77 का माध्य ज्ञात करना है। माध्य होता है औसत, मतलब राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो हमें इनको जोड़ना पड़ेगा। पहले हम ये 20 को, 40 को, 60 को, 81, 80 को और 70 को जोड़ लेते हैं, फिर ऊपर वालों को जोड़ लेंगे, है ना। 20 और 40 60, 60 120, 120 और 80 200, 270। अब ऊपर वालों को जोड़ते हैं। 3 और 5 8, 8 4 12, 12 1 13 और 13 और 7 हो गया 20, तो टोटल हो गया 290। ठीक है, अब राशियाँ कितनी है अपने, राशियाँ हैं 5, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ऐसे तो माध्य निकालते हो, ये माध्य का साइन है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 29 दूना 58। तो ए आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए क्या है हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, दिया गया बार ग्राफ जनवरी से जून तक प्रत्येक महीने में एक वितरक द्वारा बेची गई कारों की संख्या को दर्शाता है। दूसरी तिमाही में उसने पहली तिमाही की तुलना में कितनी कारें अधिक बेची है। तो बड़ा ही सरल सवाल हो गया। दूसरी तिमाही मतलब आपका अप्रैल मई जून, और पहली तिमाही मतलब जनवरी फरवरी मार्च। अब अगर आपको नहीं दिख रहा है या कम दिख रहा है तो मैं बड़ा कर देता हूँ डायग्राम को, ताकि एक बार डायग्राम अच्छे से दिख जाए आपको। ठीक है, चलिए पहली तिमाही में जनवरी में कितनी दिख रही है 100, फरवरी में कितनी 80, मार्च में कितनी 60, टोटल कितनी हो गई आपके 40, 60, 140, 240। यहाँ कितनी होगी आपकी 95, 110, तो 95 और 110 कितनी होगी 205, 275। तो 240 और 275 में कितने का अंतर हो गया 35 का, तो उत्तर क्या हो गया 35। लेकिन 35 उत्तर यहाँ मौजूद नहीं है, तो सही उत्तर तो 35 होगा। हो सकता है कोई आंकड़ों को लिखने में या प्रश्न के छपने में कोई गड़बड़ हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब मैं जो आंकड़े दिए गए हैं वो एक बार लिख देता हूँ, ताकि आपको सवाल के आंकड़े अच्छे से दिख जाए। ठीक है, चलिए क्या है सवाल के आंकड़े। जनवरी में बोल रहा है 100, ठीक है। फरवरी में बोल रहा है 80, मार्च में बोल रहा है 60,
जोड़ा था आ गया 240। अप्रैल में कितना, अप्रैल में 95। मई में कितना, मई में 110। और जून में कितना, जून में 70। 110, 200, 205, 275। दोनों में अंतर कितने का है, दोनों में अंतर है 35 का। ठीक है, कितने का अंतर है, 35 का। तो जो सी ऑप्शन है अपना, इसको हम कर देते हैं 35। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है हमारा अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है उपरोक्त पाई चार्ट बाजार में विभिन्न कंपनियों के वर्ष 2017 और 2018 की प्रतिशत हिस्सेदारी को दर्शाता है। ठीक है, बाजार की कुल बिक्री 2018 में 150 करोड़ से बढ़कर 225 करोड़ हो गई, तो कंपनी डी की 2018 में हुई बिक्री से 2017 में हुई बिक्री का अनुपात क्या है, ये अपने को बताना है। पहली बात को तो ध्यान से सुनिएगा, दो चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। ये 2017 का ग्राफ है, 2018 का ग्राफ है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं एक और बड़ा कर रहा हूँ, देख लीजिए ध्यान से। चलिए, हमें कंपनी डी के बारे में बताना है कि 2018 में और 2017 में बिक्री का अनुपात बताना है। उल्टा है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। कैसे, पहले इसको बड़ा करके देख लो आप थोड़ा सा, लो, ताकि आपको दिख जाए, क्योंकि हम यहीं पे उत्तर निकालने वाले, सीधा इसी में उत्तर निकाल देंगे। ठीक है, फिर जो हमें करना वो कर लेंगे हम। ये लीजिए, अब उम्मीद करता हूँ आपको दिख गया होगा। अब देखो, कंपनी डी जो है, कंपनी डी के बारे में बताओ। ये 150 करोड़ थी, कुल बिक्री कितनी है टोटल 2017 में, सबकी मिलाकर 150 करोड़ है। ठीक है सर, और यहां सबकी मिलाकर कितनी है, 225 करोड़ है। ठीक है सर, अब इसमें से कंपनी डी का कितना था, अगर किसी को नहीं दिख रहा है बड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि दिख जाए, 30% लिखा हुआ है। और इसमें कंपनी डी का कितना है, 27% लिखा हुआ है। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूं ताकि अच्छे से दिख जाए। ठीक है, तो यहां पर कंपनी डी ये 2017 है और ये 2018 है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये क्या है, 2018। ठीक है सर, ये 2017 है और ये 2018 है। अब बात को ध्यान से सुनिए, यहां पर कंपनी डी कितना कमा रही है, 150 का 30%, और 150 का 30% तो सीधा सीधा निकल जाएगा, 15 या 45। चलो, ये तो 45 आ गया, ये आंकड़ा 45 हो गया। और ये आंकड़ा सीधा सीधा नहीं दे रखा है, 225 का 27%। ये कितना है, 225 का 27%, तो 225 इंटू 27/100। इस आंकड़े पे नजर डालिए आप। 45 दूना 90, 4, 5। 45 को जो अगर 5 से गुणा करोगे तो मतलब ये 5 बार घट रहा है, कहने का मतलब ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी है। ठीक है, 5 एकम 5, 5 से इकट्ठा 2 बार, 20 बार। तो 20:27 आ रहा है आपके, कब का, 2017 का और 2018 का अनुपात। लेकिन जो आपका सवाल था उसने वहां जाके भी थोड़ी सी कलाकारी की। देखो, पहले तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि कंपनी डी 2017 में कितना % बिजनेस करती है, कितना बिजनेस करती है, वो 150 का, टोटल 150 करोड़ है। इस 150 करोड़ का 30% माने कि 45, कितना, 45 करोड़ का बिजनेस करती है। और ये कितना बिजनेस करती है हमने डायरेक्ट नहीं निकाला, हमने सीधा लिख दिया कि भाई 225 का 27%, तो 225 इंटू 27/100 ये बिजनेस ये करती है। क्यों, क्योंकि मैं क्यों पॉइंटों में जाऊं, मुझे तो अनुपात निकालना है। इधर 45 दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है 225 इंटू 27/100, और आपने काटा तो आया 20:27। ये 2017 का है और ये 2018 का है, लेकिन आपसे 18 और 17 का पूछा, तो इसको उल्टा कर दीजिए, तो 27:20 जो होगा वो आपके सवाल का क्या होगा, जवाब होगा। समझ गए बात को। अब छोटा कर देते हैं, क्योंकि नहीं तो ये आपको वहाँ PDF में दिखेगा नहीं। चलिए, ये मैंने इसे छोटा कर दिया। अब छोटा कर दिया तो मैंने जो काम किया वो नहीं दिख रहा आपको। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए मैं वापस कर देता हूँ। देखिए ज़रा ध्यान से। अब ये तो पता चल गया ये 2017 का, 2018 का। ठीक है, तो देखिए अब 2018 में क्या हुआ, 2018 में 225 का 27%, तो 225 इंटू 27/100। ठीक है, और 2017 में क्या हुआ, 2017 में हुआ 150 का 30%, तो 150 इंटू 30/100। सिंपल सी बात है ना। या मैंने क्या किया, 100 से 100 कट कर दिया। बात समझ में आ गई। इसको आपने काटा, ठीक है ना। कैसे काटा मैंने अभी आपको बताया कि है ना, 15 या 45 से कटेगा 5 बार। ठीक है, और 5 दूनी 10, तो 27:20 क्या आ गया, आपके सवाल का जवाब आ गया, जो कि आपका डी आंसर है, जो बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की।
चलिए, एक वस्तु लाइन ग्राम, ये लाइन ग्राफ है, ग्राम ने लिखा हुआ है, 6 मैचों में एक बल्लेबाज का स्कोर दर्शाता है, किंतु मैच ऐसे हैं जिसमें पिछले मैच की तुलना, कितने मैच ऐसे हैं, सॉरी, कितने मैच ऐसे हैं जिसमें पिछले मैच की तुलना में उसका प्रदर्शन बेहतर था, ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए, पहला मैच तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पिछले से बेहतर बताना है, तो पहला तो पिछले से बेहतर किससे होगा, पहला तो खुद ही है, वहीं से तो शुरुआत हुई है। ठीक है, तो पहला तो हो ही नहीं सकता। दूसरा बेहतर है क्या, या 20 से 17 हुआ है, तो बेहतर कहाँ है, तो कमी हुई है। तीसरा बेहतर है क्या, 17 से 35 हुआ है, हाँ ये बेहतर है। चौथा बेहतर है क्या, 35 से 45 हुआ है, हाँ ये बेहतर है। पांचवा बेहतर है क्या, 45 से 60 हुआ है, हाँ ये बेहतर है। छठा बेहतर है क्या, 63 से 39 हुआ है, नहीं ये बेहतर नहीं है। बस सिंपल सी बात है, अपने को ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, ज़्यादा बातों को नहीं देखना है। ठीक है, ग्राफ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, मतलब बनने में टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन आंकड़े सही लिखे हुए हैं, 20, 17, 35, 45, 63 और 39। ठीक है, तो कितने मैचों में, 1, 2, 3 मैचों में पिछले मैच से बेहतर स्कोर किया गया है। तो ये था आपका 2019 एसएससी जीडी का 11 मार्च का पेपर। आपने देखा होगा कि हालात बदल गए हैं, दुनिया बदल रही है, प्रतियोगिता परीक्षा का लेवल बदल रहा है। 2011 की अपेक्षा 2019 में प्रश्न का पेपर का लेवल बढ़ा हुआ था। उम्मीद करते हैं आप इसी लेवल के साथ तैयारी करेंगे ताकि 2021 में जो एसएससी जीडी का पेपर है वो आप क्रैक कर पाएँ। धन्यवाद।